ओके जी, मेरा नाम मोहम्मद असद जलील है और मुझे आईटी की फील्ड में 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है एज प्रोफेशनल। आई टेकनेट्स के प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कॉर्पोरेट लेवल पर, इंडिविजुअल और इस तरह से ग्रुप सेशंस, जैसे हमारा आज एक नया ग्रुप सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो मल्टी क्लाउड पर मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर के बारे में मेंशन है इसमें AZ-104। जैसे आज आप लोग सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के इक्विवेलेंट माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर में AZ-104 का कोर्स होता है, जिसको वो अज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर का नेम देते हैं। इसकी ट्रेनिंग्स देता हूँ, प्लस इसका एक्सपर्ट लेवल है 305, उसकी ट्रेनिंग्स देता हूँ। इसके अलावा AZ-400 जो कि माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर का डेवऑप्स है, इसकी ट्रेनिंग्स देता हूँ। एक करंटली ट्रेनिंग चल भी रही है मेरी। AZ-500 इसमें अज्यूर की सिक्योरिटी है, और SC-100 ये भी सिक्योरिटी का ही ट्रैक है। ये डिफरेंट, यहाँ पर मैंने अब तक जो ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हुई हैं ये माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर से रिलेटेड, उनके कोर्स कोड यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह से अगर हम नीचे देखें तो इसमें SCCM और MECM के बारे में मेंशन है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट की ही प्रोडक्ट है, सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और इसकी भी ट्रेनिंग्स मैंने दी हुई हैं, पाकिस्तान से बाहर ही दी हैं। और इसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है जो कि SCCM का ही क्लाउड वर्जन है, इसकी भी डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। और मोस्टली मेरे पाकिस्तान से बाहर ही इसकी ट्रेनिंग्स हुई हैं। और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट 365 जिसका लेटेस्ट कोड MS-102 है, इसकी भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट के बाद यहाँ पर हमारे पास है AWS क्लाउड। इसमें भी डिफरेंट ट्रैक्स की मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ अब तक, जिसमें सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट है। और आज हमारा इसका बैच नंबर 55 स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर इसी की ट्रेनिंग्स दी हुई हैं, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट। उसके बाद इसी का ही एडवांस ट्रैक है सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, इसकी ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल, इसकी ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। और इसी तरह से सिक्योरिटी एक्सपर्ट की यहाँ पर ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। सिमिलर हमारे पास GCP क्लाउड है, इसमें इनकी भी क्लाउड इंजीनियर एसोसिएट लेवल की ट्रेनिंग और प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। इसी तरह से OCI ओरेकल क्लाउड इंफ्रा, इसमें भी मैं सोल्यूशन इनके जो आर्किटेक्ट एसोसिएट और आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है, इनकी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। इसी तरह से है HCI है हवावे क्लाउड इंफ्रा, इसमें हवावे क्लाउड में आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल की ट्रेनिंग मैं दे चुका हूँ। VMware की बात करें तो इसमें मैंने VCP-TCP की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कंडक्ट की हुई है यहाँ पर। और CCSP की बात करें तो ये भी IAC सिक्योर की एक सर्टिफिकेशन है रिगार्डिंग क्लाउड सिक्योरिटी। एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है इनकी, तो इसकी भी ट्रेनिंग्स कर चुका हूँ। इसकी भी मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी हुई है यहाँ पर सिस्टम लिमिटेड में। और इसके बाद यहाँ पे टेराफॉर्म है, टेराफॉर्म में कस्टमाइज ट्रेनिंग्स में यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जैसे AWS है, Azure है। इस तरह से यहाँ पर कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग्स मैं इसमें दे रहा होता हूँ। इसी तरह से डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है, जैसे डॉकर है, कुबरनेटिस है, जेंकिंस है, एंसिबल वगैरह। तो उनकी भी मैं यहाँ पर ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। तो ये मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। और आज हम एक्चुअल में अपना एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट का, जो कि AWS की एक सर्टिफिकेशन है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम। मैक्सिमम इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने एग्जाम में, वो होते हैं 65। और 130 मिनट्स होते हैं हमारे पास इसको कंप्लीट करने के लिए। पासिंग स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 720 मार्क्स आपको चाहिए थे आउट ऑफ 1000। डिफरेंट वेटेज होती है इसमें, जैसे कोई यहाँ पे आपको बता रहा है। कुछ में आपने सिंगल ऑप्शन को चूज करना होता है। तमाम के तमाम आपके सामने जो होते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक सिनेरियो दिया हुआ होता है, उसको आपने रीड करना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उसमें आंसर करने हैं।
तो एमसीक्यूज होते हैं आपके सामने, कुछ में सिंगल चॉइस होती है आपके पास, कुछ में आपने मल्टीपल चॉइसेस को पिक करना होता है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी, आपने 2 पिक करनी, 3 पिक करनी है वहाँ पर, तो उस हिसाब से उसमें आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड वेटेज होती है उसकी। तो इसलिए ये अप टू 65 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक को वो 65 क्वेश्चन ही दे, हो सकता है किसी को वो 42 क्वेश्चन में ही ये वेटेज कंप्लीट कर दे 1000 की। ठीक है, हो सकता है वो 50 क्वेश्चंस में वेटेज कंप्लीट कर दे आपके 1000 स्कोर की। तो इस तरह से डिफरेंट वेटेज होती है हर क्वेश्चन की। उससे रिगार्डिंग ये यहाँ पर आपके सामने सारी जो क्वेश्चंस हैं आ रहे होते हैं, बट ऑल क्वेश्चंस आर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें हम क्या कोर्स कवर करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी सीएसपी की, कोई भी वेंडर है हमारे पास, तो उसकी हम ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन है वही फॉलो करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक्चुअल में प्रिपेयर करवा रहे होते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी ये ऑफिशियल कोर्स आउटलाइन है। सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट C03 इसका जो लेटेस्ट कोर्स कोड है, जिससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स हैं, इसमें इसको डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो माइट पॉसिबल अभी आपके लिए काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हों जो अभी क्लाउड से फेमिलियर नहीं है, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पे क्लाउड को, AWS क्लाउड को, उनके लिए हो सकता है काफ़ी सारी जो टर्म्स हो वो फेमिलियर ना हो, या जो काम कर रहे हैं। बट इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं कि एक्चुअल में AWS ने हमें क्या कोर्स आउटलाइन यहाँ पर दी हुई है फॉर सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट प्रोग्राम। बट इसको हम अपने तरीके से लेके चलेंगे क्लास में। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है चीज़ों का कि एक्चुअल में चीज़ें क्या है, हमने किस तरह से इसको लेकर चलना है, तो उनको वरी होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 1 और 2 लेक्चर्स में हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। तो वहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें किस तरह से काम कर रही है। फिजिकल इंफ्रा हमारा क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन में हम क्यों गए थे, हमें उसकी वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी। डिफरेंट हम मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले अपनी हम एक बेस बनाएंगे जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हम एक्चुअली क्लाउड में आए क्यों हैं, और हम इसमें किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट है वहाँ पर हम कैसे काम कर रहे होते हैं, और उसी काम को हमने यहाँ क्लाउड में परफॉर्म करना है, तो उसको हम किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो वो हम इसी तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे, और ग्रेजुअली हम चीज़ों में डीप डाइव करेंगे। ये नहीं है कि फर्स्ट लैब ही हम इतनी कॉम्प्लेक्स बना दें कि किसी को समझ ही ना आए कुछ। तो हमने कोशिश ये करनी है कि जिस तरह से वो कहा जाता है कि स्लो पॉइजन देना। तो इंशाल्लाह आप लोगों को स्लो पॉइजन दूंगा मैं, कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों के आदी हो जाएं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन सी डिफरेंट डोमेन्स हैं जो कि AWS ने आपको इस कोर्स में प्रोवाइड की हुई है। तो फर्स्ट डोमेन में आपको बता रहा है कि इसमें टोटल डिस्कशन किसकी हो रही है, सिक्योर आर्किटेक्चर की। बट हम इसको साथ साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पर जो भी अपना इंफ्रा बनाना है, क्योंकि जाहिर है ये हमारे पास ऑन प्रेमिसेस नहीं है, ये अमेजोन के डाटा सेंटर्स हैं जहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करेंगे, और उनको ओवर द इंटरनेट अपने पास एक्सेस कर रहे होंगे, और उस पर हम अपनी वर्किंग कर रहे होंगे, जिसमें आपके डिफरेंट सर्वर्स चल रहे होंगे। वहाँ पे आपके पास स्टोरेज होगी, आपके पास अपने वहाँ पर डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स होंगे। वहाँ पर जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपने ओवर द इंटरनेट एक्सेस करना है ऑन योर लोकल मशीन। तो सिक्योरिटी हमारा फर्स्ट कंसर्न होता है वहाँ पर। उसमें मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि कोई भी रिसोर्स बना रहे होंगे, बाय डिफॉल्ट AWS ने उसमें आपके पास सिक्योरिटी को ऐड किया हुआ है। तो
ये हमारा साथ साथ चल रहा होगा। अब इसमें है क्या क्या चीज़ें। पहला टॉपिक है इसमें, डिज़ाइन सिक्योर एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज में आपको बता रहा है, कंट्रोल्स एंड मैनेज अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स। स्टार्ट लेंगे हम सिंगल अकाउंट से। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर AWS यूज़ हो रहा होगा, वहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप लोगों में से कोई जॉब कर रहा होगा वहाँ पे, तो उसको आइडिया होगा बहुत अच्छे से कि उनके पास मल्टीपल अकाउंट्स चल रहे होंगे। तब उनके दरमियान आपने किस तरह से मैनेजमेंट करनी है, और वो आपकी मैनेजमेंट सिक्योर भी हो। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फेडरेटेड एक्सेस एंड आइडेंटिटी सर्विसेज, लाइक कौन कौन सी सर्विसेज है यहाँ पर आपके पास। IAM है, कंप्लीट हम इसको डिस्कस करेंगे कि IAM एक्चुअल में है क्या। जैसे आप जो लोग ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लाई है, तो हम क्या करते हैं उसमें अपने डिफरेंट यूजर्स क्रिएट करते हैं, उनके ऊपर कुछ पॉलिसीज हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा होता है और काम कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम AWS में मौजूद है, तो बाय यूजिंग IAM यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने डिफरेंट यूजर्स क्रिएट करेंगे, उनके ऊपर कुछ पॉलिसीज हम या परमिशंस इंप्लीमेंट कर देंगे, और उसके थ्रू उसके पास एक्सेस को हम मैनेज कर रहे होंगे, ताकि उसके पास कम से कम एक्सेस हो, जिसको हम लीस्ट प्रिविलेजेस का नाम देते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर सिर्फ उतनी चीज़ों को यूज़ कर सके जितनी आप उसको एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। वो काम कैसे होता है, बाय यूजिंग IAM होता है। इसी तरह से इन्होंने उसी के अंदर एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस करवाई हुई है आइडेंटिटी सेंटर के नाम से, या इसको वो क्या कहते हैं, सिंगल साइन ऑन। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स यूज हो रहे हैं, और आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जैसे फाइनेंस वाले हैं, उन्होंने मैनेजमेंट करनी है फाइनेंस की, तो क्या आप उनको हर एक अकाउंट पर एक नया यूजर क्रिएट करके देंगे। तो ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम क्या करेंगे कि उनको एक सिंगल यूजर क्रिएट करके देंगे बाय यूजिंग सिंगल साइन ऑन। वो क्या करेगा, किसी भी अकाउंट में जाकर फाइनेंस को मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट है आपके पास इसमें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको हम वेरी स्टार्ट में डिस्कस करेंगे कि AWS ने किस तरह से यहाँ पर अपने डिफरेंट डाटा सेंटर्स क्रिएट किए हुए हैं, उनको वो रीजन्स में कैसे डिवाइड कर रहा है, फिर डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट जोन्स में किस तरह से डिवाइड कर रहा है, हम इसको देखेंगे। सारे उस हिसाब से यहाँ पर हम वर्किंग कर रहे होंगे। नेक्स्ट है इसमें आपके पास सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है आपके लिए। तो यहाँ पर अगेन आपको बता रहे हैं लीस्ट प्रिविलेजेस के बारे में, जो कि हम सारे के सारे कहाँ पर डिफाइन कर रहे थे, अपने IAM में कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ये स्टार्ट में ही हमारा डिस्कस हो जाना है। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो AWS पे आएंगी, और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो बीइंग अ कस्टमर हमारे ऊपर आएंगी, वो सारी सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिजाइन सिक्योर वर्कलोड्स एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस आपकी यहाँ पर कैसे चल रही होती हैं, आप अपने वर्कलोड को वहाँ पर किस तरह से सिक्योर कर रहे होते हैं, तो वो सारी सारी डिस्कशन यहाँ पर। एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रेडेंशियल्स सिक्योरिटी किस तरह करेंगे, हम यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे सिक्योर करने की। उसके बाद नेक्स्ट आपको कह रहा है AWS सर्विस एंड पॉइंट्स। आपको सर्विस एंड पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, तो वो आप किस तरह से यहाँ पर सेटअप कर रहे हो। तो जैसे S3 में आपने ले जाकर अपना सारा डाटा स्टोर करवाना है, जो भी आपके पास यहाँ पर इंस्टेंस रन हो रहा है, तो सर्विस एंड पॉइंट आपके इंस्टेंस का कौन सा होगा, S3 होगा। उसको आपने किस तरह से सिक्योर करना है हम वो देखेंगे। कंट्रोल पोर्ट्स किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे अपनी पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स को एंड नेटवर्क ट्रैफिक ऑन AWS। ये जब हम अपना पहला रिसोर्स यहाँ पर है इंस्टेंस का क्रिएट करेंगे, तो उसमें हम ये काफ़ी हद तक काम कवर कर लेंगे। फिर बाकी जो चीज़ें हम अपने VPC, जो कि आपकी नेटवर्क की यहाँ पे सर्विस है, उसमें जाके हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपके पास सिक्योर एप्लीकेशन एक्सेस। सिक्योरली आपने एप्लीकेशन को किस तरह से एक्सेस करवाना है। उसके बाद है कि सिक्योरिटी सर्विसेज विद एप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक Amazon कॉग्निटो सर्विस,
गार्ड ड्यूटी, अमेजोन मेस, ठीक है, डिफरेंट आपकी सिक्योरिटी की सर्विसेज है। इनके यूज केसेस कहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आप कॉग्निटो को यूज करेंगे, कहाँ पर आप गार्ड ड्यूटी को यूज करेंगे, कहाँ पर आप मेस सर्विस को यूज करेंगे। और इसी तरह से लास्ट में आपको कह रहा है थ्रेट वेक्टर्स एक्सटर्नल टू AWS DDoS एंड SQL इंजेक्शन। इसकी सम क्या है, ये कहाँ पे आपके पास आते हैं अटैक्स, DDoS अटैक्स एंड SQL इंजेक्शन आपकी वेब एप्लीकेशन। तो उसके लिए आप किस तरह से इनको वहां पर सेटअप कर रहे हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास डिटरमिन एप्रोप्रिएट डाटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स। कैसे करेंगे हम डिटरमिन, डाटा एक्सेस एंड गवर्नेंस के थ्रू, डाटा रिकवरी के थ्रू, डाटा रिटेंशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये डिफरेंट हमारे सामने चीज़ें आएंगी और हम वहाँ पर देख रहे होंगे इनक्रिप्शन की कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे, देखेंगे आपको टू डिफरेंट टेक्निक्स वो दिखा रहा होगा, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली ही वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देख रहे होंगे। देन नेक्स्ट हमारे सामने डोमेन है डिज़ाइन रेजिलिएंट आर्किटेक्चर। रेजिलियंसी आप लेकर आएंगे अपने आर्किटेक्चर में, किस तरह से यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि डिजाइन स्केलेबल एंड लूजली कपल्ड आर्किटेक्चर। टाइटली कपल आर्किटेक्चर और लूजली कपल डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइटली कपल के क्या बेनिफिट्स हैं, लूजली कपल के क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसकी हमने फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी होती, API क्रिएशन एंड मैनेजमेंट किस तरह से हो रही होगी आपकी, AWS मैनेज्ड सर्विसेज विद एप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक AWS ट्रांसफर फैमिली, SQS एंड सीक्रेट मैनेजर। ठीक है, ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, उसके बारे में आपको बता रहा है कि किस तरह से हम यहाँ पर अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। SQS की सर्विस है ये आपके, लेट से आप कोई डील कर रहे हैं या आपकी कंपनी कोई डील कर रही है यहाँ पर किसी E-कॉमर्स एप्लीकेशंस को या बैंकिंग एप्लीकेशंस को, तो पीक आवर्स में जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी बैंकिंग एप्लीकेशन को डील कर रहे हैं, तो कुछ पीक आवर्स होते हैं आपके डेली बेसिस पर जिसमें आपके पास मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही होती है। अब ये ना हो कि कोई रिक्वेस्ट मिस हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग क्यू सर्विस जो डाटा है वो हम पार्क करवा देंगे कहाँ पर, आपके डिफरेंट क्यूज में। तो ये थोड़ी देर के लिए अपने पास डाटा पार्क कर लेगा या होल्ड कर लेगा डाटा को, और आपके सर्वर पर जितना भी वर्कलोड है, एक या एक से ज़्यादा आपके सर्वर्स चल रहे हैं बैकएंड पर, नॉर्मली मल्टीपल सर्वर्स होते हैं हमारे बैकएंड एप्लीकेशन पर, तो उसमें वो उस हिसाब से प्रोसेस करवाता जाएगा। तो इसमें फिर आपके पास चांसेस ख़त्म हो जाते हैं कि कोई ऐसे पैकेट है जो आपका लॉस हो गया। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट इस किस्म की सर्विसेज है जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को यहाँ पे ओवरकम कर रहे हो। नेक्स्ट है इसमें कैशिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है हमारी, इसमें से एक ये भी आपकी कैशिंग स्ट्रेटजी ही है SQS की। और नेक्स्ट है इसमें आपके पास डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज। इसमें हम देखेंगे माइक्रो सर्विसेज आपके सामने आती हैं, जैसे आजकल हम कंटेनर सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम वहाँ पर अपने वर्कलोड को मैनेज कर रहे होते हैं, वो सारी सारी हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि कोई इवेंट अक्कर हो रहा है उसकी बेस पर आपके कोई ना कोई सर्विस एक्टिव हो जाए, कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो जाए। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है मार्केट में, इसके लिए यहाँ पर AWS लैम्बडा की सर्विस है जिसके थ्रू हम यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलिंग है, इनके हम यूज़ केसेस देखेंगे, इनको हम यहाँ पर प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। प्रैक्टिकली हमने इन चीज़ों को देखा है यहाँ पर। हाउ टू अप्रोप्रिएटली यूज एज एक्सेलरेशन, वो क्या होती है, आपके पास CDN का कॉन्सेप्ट है, जो तो डेवलपर्स है उनको आइडिया होगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, क्या हम, ये भी आपका एक कैशे स्ट्रेटजी का ही पार्ट है, जैसे वो आपको यहाँ पर कैशे स्ट्रेटजी बता रहा है, इसके थ्रू भी आप कैशिंग कर रहे हैं। डिफरेंट लोकेशंस पर आप क्या करते हैं, अपने
टेम्परेरी डाटा को स्टोर करवा लेते हैं, ताकि अगर उस रीजन से आपके पास ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं उनको फौरी तौर पे आपकी वेबसाइट अवेलेबल मिल जाए, उसको वेट ना करना पड़े, डिले ना आए आपके एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हम ये फिर CDN के कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर रहे थे अपनी वेब एप्लीकेशन में। हाउ टू माइग्रेट एप्लीकेशन इनटू कंटेनर, ये हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली जब हम यहाँ पर ECS और EKS की सर्विस को पढ़ेंगे। तो हम इसमें अपने ऑन प्रीमिसेस इन्वायरमेंट से कंटेनर को लेकर जाएंगे AWS के अंदर और वहाँ पर अपने कंटेनर को रन करेंगे। तो ये हम प्रॉपर एक माइग्रेशन देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से आपकी हो रही थी। लोड बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, नेटवर्क लोड बैलेंसर है। तो यहाँ हमारे केस में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आता है, उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इस तरह से काम कर रहा होता है। मल्टी टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, क्यों ज़रूरत है आपको यहाँ पर इसकी, ठीक है। तो नॉर्मली आपके मल्टी टियर आर्किटेक्चर ही चल रहा होता है, आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, उसके बैक एंड पे आपके पास डिफरेंट आप कह लें डेटाबेसेस चल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 टियर 3 टियर आपके सामने आर्किटेक्चर आता है और उसको हम यूज़ कर रहे हैं आजकल के इन्वायरमेंट में। क्यों ये एंड मर्जिंग मैसेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर। तो क्यू का हमने जैसे SQS का ऊपर जिक्र किया, वही चीज़ है ये, उसी के बारे में आपको बता रहा है। इसके बाद मैसेजिंग से मुराद क्या है इसकी, कि फॉर एग्जांपल कोई इवेंट अकर हुआ है या कोई एरर आया है आपकी एप्लीकेशन में, आपकी एप्लीकेशन चलते चलते बैकएंड पर आपका इंस्टेंस या वो सर्वर रीस्टार्ट हो गया, तो क्या हो, आपको एक मैसेज आ जाए। वो कैसे आएगा, बाय यूजिंग SNS सर्विस। यहाँ पे सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस होती है, आपको नोटिफाई कर देता है आपके ईमेल पर। तो उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज हैं एंड पैटर्न्स लाइक AWS Fargate, AWS Lambda। ये हमारे जो कंटेनर सर्विसेज है यहाँ पर ECS EKS उसमें यूज हो रही होती है। AWS Lambda है। तो ये भी हम इसमें प्रैक्टिकल्स अपने डिफरेंट परफॉर्म करके देखेंगे, हमारा यहाँ पे काम हो रहा होता है। स्टोरेज टाइप्स हैं विद एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑब्जेक्ट, फाइल, ब्लॉक, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे सामने S3 की सर्विस है, वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। इसमें हम फाइल स्टोरेज को भी देखेंगे, इसमें हम ब्लॉक स्टोरेज को भी देखेंगे, जो कि यहाँ पर आपके पास EBS के नाम से होती है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। तो इन पर भी हमारे सारे के सारे प्रॉपर जो है प्रैक्टिकल्स हैं, हैंड्स ऑन है, जो कि हमने परफॉर्म करके देखने हैं, बीइंग सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, एसोसिएट इंजीनियर। नेक्स्ट है इसमें आपके पास ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ कंटेनर्स, जिनकी हमने ऊपर बात की ECS और EKS, इनको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर परफॉर्म करके देखें। व्हेन टू यूज रीड रेप्लिका, ये आपके बात कर रहा है डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम RDS की सर्विस यहाँ पर रीड करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि आपके पास कंसेप्ट आते हैं राइट और रीड के। तो नॉर्मली हम रीड रेप्लिकास बनाते हैं, एक आपके पास राइटेबल होती है डेटाबेस, बाकी मैक्सिमम क्या करते हैं आप अपने रीड रेप्लिकास बना लेते हैं डिफरेंट रीजन्स में, और वहाँ से एक्चुअल में आप अपने डाटा की एक्सेस दे रहे थे। नॉर्मली क्या, कोई भी एंड यूज़र है, उसने सिर्फ सिर्फ आपके उस एप्लीकेशन पर आना है और वहाँ से उसने R&D करनी है, उसने अपनी प्रोडक्ट हंट करनी है और उसको उसने उसका ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से उसके सामने आ रही थी, बाय रीड रेप्लिकास, ठीक है। तो व्हेन टू यूज रीड रेप्लिका हम उसमें देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। वर्क फ्लो है इसमें ऑर्केस्ट्रेशन में, जैसे स्टेप फंक्शन के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिज़ाइन हाईली अवेलेबल एंड फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर। किस तरह से हम इसको हाईली अवेलेबल करेंगे, फॉल्ट टॉलरेंट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें वो आपको रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में बता रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसके थ्रू हम इसको रेजिलियंट कर रहे होते हैं, हाईली अवेलेबल कर रहे होते हैं। और इसमें वो राउट 53 का कॉन्सेप्ट दे रहा है, ये इसकी DNS सर्विस होती है, जिस तरह से आप किसी भी वेब होस्टिंग से अपने डोमेन परचेज करते हैं और वहाँ पर आप अपने
जो है वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहे होते हैं या वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपने डिप्लॉय की हुई अपनी वेब एप्लीकेशन AWS में, तो हम उसको राउट 53 के थ्रू यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं। AWS managed services with appropriate use cases like Amazon Comprehend and Amazon Poly, ये डिफरेंट इसमें वो आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताया। इसी तरह से बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें हम देखेंगे राउटिंग टेबल्स पे भी काम करेंगे प्रॉपर। इसने तो कुछ स्कैटर्ड चीज़ें आपको दी हुई, कुछ टॉपिक्स वो आपको डोमेन 1 में दे रहा है, कुछ डोमेन 2 में, कुछ डोमेन 3 में। बट हम जब अपनी यहाँ पे कोई भी सर्विस उसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, तो हम उसको प्रॉपर लेके चलेंगे फ्रॉम स्क्रैच। अब ये कॉन्सेप्ट है आपका नेटवर्किंग साइड से। तो जब हम VPC की सर्विस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे वर्चुअल नेटवर्क आपने किस तरह से क्रिएट करना है, उसमें आप सबनेट्स कैसे क्रिएट होंगे, आपके राउटिंग टेबल्स वहाँ पे कैसे काम कर रहे होते हैं, और डिफरेंट आपके पास पेयरिंग के कॉन्सेप्ट हैं और बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर, वो सारी की सारी हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो वो सारे हम एक सीक्वेंस में वहाँ पे स्टडी करेंगे। डिजास्टर रिकवरी के बारे में वो यहाँ पे आपको बता रहा है। RTO और RPO के कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो लोग बैकअप्स को मैनेज कर रहे हैं उनको बड़े अच्छे से आइडिया होगा इन दोनों टर्म्स का। और उसके बाद वो यहाँ पे आपको कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डिजाइन पैटर्न्स क्या डिफरेंट आपके पास होते हैं, किस तरह से आप कर रहे होते हैं, फेल और स्ट्रेटजीज किस तरह से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे थे। इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट अगेन वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, इसने डोमेन 1 में भी डिस्कस किया था। प्रॉक्सी के कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर। इसको ये यहाँ पर प्रॉक्सी नहीं बोलता, यहाँ पर ये इसको बोल रहा होता है, क्या कहते हैं, SS SSM बोलता है, इसकी है ना सर्विस का नाम है, सेशंस मैनेजर सर्विस है। तो बाय यूजिंग SSM हम इस चीज़ को यहाँ पे मैनेज कर रहे थे। सर्विस कोटाज आ जाते हैं यहाँ पर, किस तरह से आपने कोटा सेट करना है कि वो उससे एक्सीड ना कर सके, ये चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। ये तो जस्ट सिंगल क्लिक्स है, इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। स्टोरेज ऑप्शंस एंड करेक्टरिस्टिक्स इसमें बता रहा है। ड्यूरेबिलिटी क्या है, रेप्लिकेशन किस तरह से आप यहाँ पर सेटअप कर रहे थे, और किस तरह से आप अपने पूरे यहाँ पे वर्क लोड की विजिबिलिटी देख रहे होते हैं। ये आपको एक ग्राफ दिखा रहा था कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपके डिफरेंट रिसोर्सेज क्रिएटेड है। तो उसके बाद डोमेन 3 है हमारे पास, हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर्स के नाम से। फर्स्ट उसमें टॉपिक है आपके पास डिटरमिन हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबल स्टोरेज सॉल्यूशंस, किस तरह से आप यहाँ पे सेटअप करेंगे। ठीक है, इमरान अभी थोड़ा सा वेट कर लें, ये मैं एक दफ़ा गो थ्रू करवा दूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊँगा। उसके बाद यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस कर रहे होंगे। हाइब्रिड स्टोरेज सॉल्यूशंस आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, S3 को आपने किस तरह से लेके चलना है। इलास्टिक फाइल सिस्टम क्या है, जैसे आप अपने पास ऑन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट में फाइल शेयर सेटअप कर रहे थे, तो ये आपका फाइल शेयर है यहाँ पर। EBS क्या है, ये हमारे स्टार्ट में जब हम EC2 की सर्विस रीड कर रहे होंगे वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। और डिफरेंट स्टोरेज की यहाँ पर क्या क्या टाइप्स हैं, ये अगेन वो आपके पास यहाँ पर रिपीट हो रही। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हाई परफॉर्मिंग एंड इलास्टिक कंप्यूट सॉल्यूशंस। कंप्यूटर सर्विसेज के बारे में आपको बता रहा है, बैच और EMR फारगेट, ये सारी सारी हमारी ऑटोमेटिकली डिस्कस होती चली जाएंगी। उसके बाद वो आपको कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट्स सपोर्टेड बाय AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। मोस्टली यहाँ पर आप हमारे सामने रीजनल सर्विसेज आएंगी कि किसी एक रीजन में हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर वो आपको S3 की बात कर रहा है, IAM की बात कर रहा है, ये हमारी यहाँ पर ग्लोबल सर्विसेज होती हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको कह क्यूइंग एंड मैसेजिंग कॉन्सेप्ट अगेन रिपीट हो रहा है, यहाँ पर स्केलेबिलिटी अगेन रिपीट हो रही है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है,
सर्वरलेस अगेन रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट, ऑर्केस्ट्रेशन अगेन रिपीट हो रहा है, डिटरमिन हाई परफॉर्मिंग डेटाबेस सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे वो आपको डेटाबेस के बारे में बता रहा है, क्या डिफरेंट आपके पास कैशिंग स्ट्रेटजीज हैं, रिपीट हो रहा है, इलास्टिक कैश, आपके पास डेटाबेस में एक सर्विस है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है, डेटा एक्सेस पैटर्न्स हैं इसमें, रीड इंटेंसिव और राइट इंटेंसिव आपके पास क्या पैटर्न्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके डेटाबेस से रिलेटेड टर्म्स आ रही है, ठीक है। रीड इंटेंसिव आपके पास क्या ऑपरेशंस हैं और राइट इंटेंसिव क्या ऑपरेशंस हैं, डेटाबेस कैपेसिटी प्लानिंग, कब आपने कौन सी टाइप ऑफ डेटाबेस वहाँ पे चूज करनी है, ये हम डिस्कस करेंगे। डेटाबेस कनेक्शन एंड प्रॉक्सीज, इसको हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप उसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। इसमें हेट्रोजीनियस माइग्रेशन और होमोजीनियस माइग्रेशन के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं। रीड रेप्लिकास अगेन रिपीट हो रहा है यहाँ पर। डेटाबेस की आपके पास कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सर्वरलेस क्या है, रिलेशनल क्या है, नॉन रिलेशनल क्या है, इन मेमोरी क्या है, ठीक है। ये सारी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, कब कहाँ कौन सी हमने यूज़ करनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है इसमें स्केलेबल नेटवर्क आर्किटेक्चर, एज नेटवर्किंग सर्विसेज के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है कि क्लाउड फ्रंट, ये नॉर्मली हम अपनी वेब एप्लीकेशंस के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। ग्लोबल एक्सेलरेटर है, ये भी आपकी वेब एप्लीकेशंस के साथ यूज़ हो रहा होगा, या आप अपनी इसको स्टोरेज के साथ यूज़ कर रहे होंगे ताकि फास्टली वहाँ पर आपका डाटा अवेलेबल हो सके। हाउ टू डिज़ाइन नेटवर्क आर्किटेक्चर, इसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि हमारे पास सब नेट्स होते हैं, वीपीसीज होते हैं, उसके अंदर हम सब नेट्स बनाते हैं, उसके अंदर आपके राउटिंग टेबल्स होते हैं, उसके अंदर आपके पब्लिक और प्राइवेट आईपीज होते हैं, ठीक है। उसके में आप नेटिंग करवा रहे होते हैं, उसमें आप अपने लोड की बैलेंसिंग करवा रहे होते हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं। डिफरेंट रीजन्स में आपने अपने डिफरेंट नेटवर्क्स क्रिएट किए हैं, आप उनके आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन करवानी है आपने, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं हमारे सामने। तो अगेन ये रिपीट कर रहे हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को, और लास्ट में ये आपको वीपीसी के बारे में बता रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट और प्राइवेट लिंक के बारे में बता रहा है। ये सारी इंशाल्लाह हम चीज़ें इसमें प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। और फाइनल टॉपिक क्या है इसमें आपका यहाँ पर, हाई परफॉर्मिंग डाटा इंजेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस, किस तरह से आप यहाँ पर सेटअप कर रहे थे। डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन क्या है यहाँ पर, अमेजोन एथिना की सर्विस क्या करती है, लेक फॉर्मेशन की सर्विस क्या करती है, क्विक साइट की सर्विस क्या करती है, कब कहाँ पर आपको कौन सी रिक्वायर होगी। डाटा इंजेक्शन पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे आपको अगेन वो बता रहा है। और ट्रांसफर सर्विसेज के बारे में यहाँ पे आपको बता रहा है, डाटा सिंक है, स्टोरेज गेटवे है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफर कर रहे होंगे तो किस तरह से हम इन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। एडब्ल्यूएस ग्लू की सर्विस है, ये भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और इस तरह से सिक्योर इंजेक्शन एक्सेस पॉइंट्स आप किस तरह से यहाँ पे सेटअप करेंगे, सिंपल क्लिक्स हैं और कुछ भी नहीं है, आपने बस वहाँ पे ऑप्शन पिक करने और आपका ये काम हो जाएगा। साइजेस एंड स्पीड्स नीड टू मेट बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो कौन सा साइज आपने पिक करना है, उस किस साइज में आपको क्या स्पीड मिल रही होती है यहाँ पर, तो वो हम सारे यूज केसेस इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कहाँ पर आपको क्या क्या डिफरेंट वो साइजेस और स्पीड वगैरह दे रहा है इसमें। स्ट्रीमिंग डाटा सर्विसेज है, इसमें किनेसिस की सर्विस है। जैसे हम ऊबर की बात करते हैं, ऊबर आपकी कंप्लीट डिप्लॉय है एडब्ल्यूएस के ऊपर, ऊबर जो राइडिंग सर्विस है, तो वहाँ पर वो इस सर्विस को यूज़ कर रही है, रियल टाइम डाटा आपको दिखा रही थी, जिस तरह से आप कोई भी राइड बुक करते हैं आपके सामने आपको पता चल रहा होता है कि आपके पास जो राइडर है वो किस पैसेज से आ रहा है, कितना दूर है आपसे, देखिए अब उसको कितने डिस्टेंस पर है, कितने मिनट्स में आप तक वो एस्टिमेटेड पहुंच जाएगा। तो बाइजिंग किनेसिस सर्विस वहाँ पे आपके सामने सारे का सारा उसका जो रियल डाटा है वो आ रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही होती है। और उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर। हमने यहाँ पे आर्किटेक्चर डिज़ाइन तो कर लिया है, बट
हमने इसको कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी बनाना है। हर लिहाज से हमने कोशिश करनी है जितनी मैक्सिमम हम सेविंग कर सकते हैं यहाँ पर उसको कर लें। कब आपने कौन सा जो टीयर है वो चूज करना है, ठीक है। ये सारे वहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा कि किस तरह से आपकी वो काम कर रही होती है। इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट आपकी किस तरह से हो रही थी, उसके लिए हम डिफरेंट टैग्स एलोकेशन कर रहे होते हैं। तो उसमें हमें वहाँ पर बड़े अच्छे से आइडिया हो जाता है कि किस तरह से हमने अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। तो टैग्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर लेवल पर, चाहे वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, चाहे आपने किसी दूसरी सर्विस के साथ उसको लिंक करना है, तो वहाँ पर हमारे लिए टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? कॉस्ट एक्सप्लोरर है, बजट्स है, एडब्ल्यूएस कॉस्ट है, और यूजेज रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पर आपके सामने रिपोर्ट्स आ रही होती है, आप व्यू कर सकते हैं। आपको वो उसमें बता भी रहा होता है, फॉरकास्ट भी कर रहा होता है इसमें आपके इस अकाउंट में क्या रनिंग रिसोर्सेज हैं, और अभी तक कितनी आपकी कॉस्ट कंज्यूम होगी, और एंड ऑफ दिस मंथ वो कितनी आपकी कॉस्ट जा सकती है, आपके सामने फॉरकास्ट आ रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताया स्टोरेज सर्विसेज विद अप्रोप्रिएट यूज केसेस लाइक एफएसएक्स का मैं बताऊंगा क्या होता है। ईएफएस और एफएसएक्स ये दोनों आपके शेयर्ड जो स्टोरेज सर्विसेज हैं। जैसे हमारे पास फाइल शेयर होता है, और ये आपकी बाकी ये ब्लॉब है सर्विस, और ये आपकी ब्लॉक सर्विस है। तो हम ये सारी डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉब क्या होता है, शेयर्ड आपके पास फाइल शेयर क्या होता है, ठीक है। ये सारे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेंगे। बैकअप स्ट्रेटजीज हमारे सामने क्या होगी, ब्लॉक स्टोरेज के बारे में दोबारा आपको बता रहा है। डाटा लाइफ साइकिल ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये अगेन आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीयर्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम सारे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके पास डिफरेंट टीयर्स हैं। फ्रीक्वेंटली एक्सेस क्या है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस क्या है, पूल क्या है, इसमें आर्काइव क्या है, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डिफरेंट हमारे सामने स्टोरेज टीयर्स हैं। फ्रीक्वेंट एक्सेस में सबसे ज़्यादा आपको कॉस्ट चार्ज हो रही होती है, फिर हमने इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके पास मिलियंस ऑफ फाइल्स मौजूद हैं, तो वो क्या करे, क्या आप उसको मैनुअली बैठ के चेक करेंगे, तो वो हमारे लिए क्वाइट इम्पॉसिबल होता है इन प्रोडक्शन। तो हम फिर क्या करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कर देते हैं। ऑटोमेटिकली आपका डाटा मूव हो रहा है एक स्टोरेज टीयर से दूसरे स्टोरेज टीयर में, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आपने बस रूल्स बना के छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली वो डाटा की आपकी मैनेजमेंट कर रहा होता है, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पर फिर हो जाती है। हाइब्रिड स्टोरेज ऑप्शन है आपके पास, डाटा सिंक है, ट्रांसफर फैमिली और स्टोरेज गेटवे वगैरह। स्टोरेज एक्सेस पैटर्न्स हमारे सामने क्या होते हैं, स्टोरेज टीयर्स कौन कौन से हैं, जैसे भी मैंने आपको टीयर्स बताए हैं इसके। और स्टोरेज टाइप्स कौन कौन से हैं यहाँ पर वो आपको बता रहा है, ऑब्जेक्ट है, फाइल है, और ब्लॉक है, ठीक है। और नेक्स्ट में वो आपको बता रहा है कंप्यूट सोल्यूशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड कंप्यूट सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं हमारे सामने, किस तरह से हम वहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कंट्रोल करेंगे साथ साथ। उसमें आपको बता रहे हैं एडब्ल्यूएस कॉस्ट मैनेजमेंट, सर्विस फीचर्स लाइक कॉस्ट एलोकेशन टैग्स मल्टीपल, ये आपको ऊपर भी बता रहा था, इसमें स्टोरेज में कंप्यूट में भी सेम आपको बता रहा है। कौन कौन से टूल्स हैं ये आपको उसने ऊपर भी बताए, यहाँ भी बताए। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऊपर भी देखा है, एक ही बार हमारा डिस्कस हो जाएगा तो वो हमारे हर जगह इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। इसमें परचेजिंग ऑप्शंस क्या होते हैं आपके पास, ये हम डिस्कस करेंगे। स्पॉट क्या है, रिजर्व्ड क्या है, सेविंग प्लान्स क्या है, डेडिकेटेड इसमें होस्ट होते हैं वो क्या है, सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। कब कहाँ आपने कौन सा यूज करवाना है। तो नॉर्मली यहाँ पर पे एज गो आपको मिलती है ऑप्शन, कोई भी आप यहाँ पर अपना इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो पे एज यू गो में वो आपका काम कर रहा था, जो कि सबसे ज़्यादा कॉस्टली है यहाँ पर। तो फिर जो हमने लॉन्ग टर्म अपने यहाँ पर रिसोर्सेज रन करने थे, उसके लिए फिर हमारे लिए बेनिफिशियल कौन से होंगे, वो हम यहाँ से ऑप्शंस देखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट स्ट्रेटजीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे।
हाइब्रिड कंप्यूट ऑप्शंस क्या है आपके पास, आउटपोस्ट के ऑप्शन क्या करती है, स्नोबॉल एज के ऑप्शन क्या करती है। इंस्टेंस की डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, इसकी फैमिलीज, इसके साइजेस, किस में आपको कितनी मेमोरी मिल रही है, मेमोरी ऑप्टिमाइज कौन से हैं, कंप्यूट ऑप्टिमाइज कौन से हैं, ठीक है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज कौन कौन से हैं आपके पास, मल्टीपल हमारे पास 7 to 8 डिफरेंट टाइप्स हैं यहाँ पर, वो हम डिस्कस करेंगे। मेमोरी ऑप्टिमाइज को आपने कहाँ पिक करना है, जनरल पर्पस को आपने कहाँ पर लेना है, स्टोरेज ऑप्टिमाइज को आपने कहाँ पर लेना है। तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि हमारे सामने क्या यूज केसेस आते हैं, उसको हम रिलेट करेंगे अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंप्यूट यूटिलाइजेशन, उसमें कंटेनर सर्वरलेस, इनके थ्रू भी आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने जो एप्लीकेशंस है वो EC2 इंस्टेंसेस पर रन करें, आप अपने कंटेनर्स पे भी रन कर सकते हैं। सर्वरलेस कंप्यूटिंग जैसे फॉरगेट है उस पर आप रन कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आपकी मजीद कॉस्ट की ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। आप स्किलिंग स्ट्रेटजीज, अगेन ये रिपीट हो रही है बात। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिज़ाइन कॉस्ट ऑप्टिमाइज डेटाबेस सॉल्यूशंस। अभी डेटाबेस के बारे में आपको बता रहा है कैसे आपने वहाँ पे अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना है। कौन कौन से आपके पास डिफरेंट फीचर हैं, जैसे हम रीड रेप्लिकास के बारे में मैंने आपको बताया कि एक आपका पास राइटेबल होगी डेटाबेस, और मल्टीपल हम क्या करेंगे, रीड रेप्लिकास बना लेंगे, उससे आपके पास कॉस्ट की बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। ये अगेन वो सर्विसेज के बारे में बता रहा है, कैशिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहा है, रिटेंशन पॉलिसीज के बारे में बता रहा है, डेटाबेस कैपेसिटी प्लानिंग है यहाँ पर हमारे पास, कनेक्शंस एंड प्रॉक्सीज अगेन रिपीट हो रही है सारी चीज़ें। इंजन्स एंड अप्रोप्रिएट यूज केसेस कौन कौन से, अगेन ये रिपीट हो रहे हैं। डेटाबेस रेप्लिकेशन के बारे में वो देखें, रीड रेप्लिका का दोबारा बता रहा है आपको। डेटाबेस टाइप्स एंड सर्विसेज कौन कौन सी यहाँ पर, ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पर AWS में आपको कौन कौन सी दे रहा है वो। RDS होती है, इसमें अरोरा होती है, डायनोमोडीबी होती है, मारियाडीबी होती है, डिफरेंट हमारे सामने वहाँ पर आएगी, जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑप्टिमाइज नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि नेटवर्क को भी हम किस तरह से कॉस्ट ऑप्टिमाइज बनाएंगे। अगेन यहाँ पर वो चीज़ें आपको बता रहा था किस तरह से आप इसको यहाँ पे मैनेज कर रहे होंगे। लोड बैलेंसिंग क्या है, नेट गेटवे कब कहाँ हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी, कौन से हमारे रिसोर्सेज जिसको हम प्राइवेट रखेंगे, कौन से पब्लिक रखेंगे। VPN हमने कहाँ पर ले जाकर यूज़ करना है, VPN के बगैर हम यहाँ पर कैसे काम कर सकते हैं। ट्रांजिट गेटवे आपको क्या हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स होती है, ट्रांजिट गेटवे और VPC पेयरिंग की। तो VPC पेयरिंग आपको कहाँ पे काम आएगी, ट्रांजिट गेटवे आपको कहाँ पे काम करेगा, तो ये हम डिफरेंट इसमें जो है यूज केसेस डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। इसमें नेटवर्क सर्विसेज के बारे में आपको बताया कि DNS को आपने कैसे यूज़ करना, तो ये हमारा वहीं पर डिस्कस हो जाएगा राउट 53 की सर्विस के अंदर। तो ये एक्चुअल में इसकी ऑफिशियल आउटलाइन है जो कि मैंने आपको दिखाई, इसमें काफ़ी सारी जगह पे आपने देखा होगा चीज़ें रिपीट हो रही, बट हम इसको अपने स्टाइल में लेके चलेंगे। बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, कि लेट्स से हम लोगों को पता ही नहीं है कि कुछ क्लाउड होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट हमारा कैसे काम करता है उसको हम लेकर चलेंगे। उसके बाद हम वर्चुअलाइजेशन में क्यों आए थे, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हम वर्चुअलाइजेशन में आ गए। उसके बाद फिर हम एडवांस वर्चुअलाइजेशन में कैसे गए, एडवांस वर्चुअलाइजेशन के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, किस तरह से हम उसमें बेनिफिट ले रहे हैं। फिर हम क्लाउड की तरफ क्यों आ गए, वो सारी हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम इसका आर्किटेक्ट सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों इसने डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, क्यों यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जोन्स हैं, ठीक है। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या है, किस तरह से काम कर रहा था। उसके बाद फिर जाकर हम आ जाएंगे अपनी एक्चुअल सर्विसेज की तरफ, और हम इसका स्टार्टअप लेंगे फ्रॉम EC2, और वहाँ पर हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ऐड करते चले जाएंगे, डिफरेंट हम अपने
यूज केसेस डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम अपनी डिप्लॉयमेंट करते चले जाएंगे और जो भी हमारे टास्क होंगे उसको हम फुलफिल करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ ज़रा क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हैंड रेज किया था इमरान ने। जी इमरान, आपका जो क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। तो जिनके भी कोई क्वेश्चंस होंगे वो अपने हैंड रेज करते रहेंगे, तो मैं जी, वन मेरा बाय वन सबके मेरा नेम एक अनाउंस सवाल करूंगा। है कि जो आउटलाइन मैंने देखी है, तो हम्म। इसमें जो आइटम्स हैं ये ज्यादातर थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं या प्रैक्टिकल हैं, लैब्स होंगी इनकी? हाँ, इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो थ्योरेटिकल हैं। लैब्स में हम इसको डिटेल में देख रहे होंगे। ठीक है, EC2 काफ़ी डिटेल में आएगा आपके पास। ये जो चीज़ें हैं, कॉग्निटो, गार्ड ड्यूटी, मेस, ये हमारे सामने थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ये ऑप्शंस हैं वहाँ पे हमारे सामने होती हैं। सिक्योरिटी में मैं आपको दिखा दूंगा, ये भी एक्चुअल में थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। DDoS अटैक्स के आपने जी। कैसे प्रोटेक्ट करना है, एक ऑप्शन आपने चेक कर देना उसको, तो आपके ऊपर, आपकी सर्विस के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बिना सर मेरा अलॉट। सवाल ये है कि जैसे AWS में अगर मेरा अकाउंट हो, तो मतलब मुझे ये ऑप्शंस पता हो, तो कोई ऐसी हमें मतलब टोटल कितनी लैब्स करनी होंगी इस कोर्स को लेके? काफ़ी ज़्यादा होंगी, आई थिंक सो। 40-50 प्लस लैब्स होंगी हमारी डिफरेंट इसमें ना। 40 to 50? अच्छा, और ये ड्यूरेशन इससे कितना ज़्यादा ही होगा होंगी। हमारा, जो हमारा कोर्स ये का? ये 6 वीक्स से 8 वीक्स तक जाएगा, डिपेंड करेगा आप लोगों के क्वेश्चंस पर। अगर तो आप अच्छा, लोगों की तरफ ठीक से है। क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, तो इंशाल्लाह वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैं सिनेरियोज बना के आपको वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल यानी करूंगा। 6 वीक्स में हम इस काबिल हो जाएंगे कि एग्जाम पास कर लें? 6 वीक्स में आप सिर्फ सिर्फ यहाँ पर आपको प्रॉपर काम करना आ जाएगा। अब एग्जाम जो पास करना है ना, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ, उसके लिंक आपको आपके गूगल क्लासरूम में मिल रहे होंगे। अब आपने उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करनी है। आप कभी सही भी है। ये नहीं कह सकते कि हाँ जी आपने कोई कोर्स स्टडी कर लिया है और उसके फौरन बाद आप इसे बोलोगे कि आप एग्जाम अपना क्लियर कर लेंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ठीक है ना। सही है। सही है। AWS ने अब आके, अगर आप यहाँ से आज से कोई आप 7 या 8 ईयर्स बैक जाएं, तो उस वक्त आप कह सकते थे कि हाँ जी आपने कहीं से ट्रेनिंग ली और उसके जी। बाद आप एग्जाम में अपेयर हुए, आप इजीली एग्जाम कर लेते थे, क्योंकि ठीक। उसमें काफ़ी सारे आपको वो यहाँ से क्वेश्चंस दे रहा होता था। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते थे। सही। ठीक है, अब मैंने को 2018 में सर्टिफिकेशन की थी इसकी, तो बड़ा इजी था एग्ज़ाम देना। अब अ, उसके बाद जब मैंने वो रिन्यू की थी आज से 2 साल पहले 2023 में, तो इंतहाई टफ एग्ज़ाम था उनका। सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे। उस वक्त आपके सामने सिर्फ 20 to 30 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते थे। बाकी सारे वो थ्योरी में से आपसे पूछ रहा होता था। BPC के आपके सामने क्वेश्चन आते थे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर अलाउड प्राइवेट IP एड्रेसेस कौन कौन से हैं, तो उसने नीचे ऑप्शंस दी होती थी। हमारे लिए बड़ा इजी है उसको पिक करना, कि 10.0.0 की सीरीज है, 172.168.0 की सीरीज है, 192.0.0 की सीरीज है। ये आपके पास यहाँ पे अलाउड सीरीज है। ठीक है, प्राइवेट के लिए। सही। तो इस किस्म के बड़े इजी क्वेश्चंस आते थे पहले। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। अब ना ट्रू फॉल्स आता है आपके सामने, टोटल आपके सामने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए ऑब्वियस आप, अगर आप बाकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं इसमें, फिर आपके लिए मसला कोई नहीं है एग्जाम देना, क्योंकि आप ठीक है। वहां पर बैठे हुए इन तमाम चीज़ों को डेली डील कर रहे हैं। आपको पता है कौन सा काम कहाँ पर आपने जाकर कैसे परफॉर्म करना है। यहाँ पर ऐसे भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, स्टोरेज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्टोरेज के वो आपकी डेटाबेस के साथ भी पूछ रहा होता है, स्टोरेज के आपके वो आपके क्या कहते हैं EC2 सर्विस के साथ भी पूछ रहा होता है, ECS के साथ भी पूछ रहा होता है, कंटेनर सर्विसेज के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आप एग्जाम में। ठीक है, सही। और सही। इसके अलावा आपका VPC है, उसमें वो काफ़ी क्वेश्चंस करता है। तो अगर आप उसको डेली यूज़ नहीं कर रहे चीज़ों को, तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर कौन सी स्टोरेज की ऑप्शन पिक करनी है। सही। अगर तो आपने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया हुआ है, तो आपको
उसका सिनेरियो रीड करते ही समझ आ जाएगी फौरन कि मैंने किस तरह से यहाँ पे जाकर काम करना है। अच्छा, एक ठीक है ना। सवाल सर और हम्म। हम ये जो कोर्स करेंगे, आपने कहा कि लिंक दे देंगे आप, और वो हम बाद में पेपर हम्म। की तैयारी करेंगे, तो क्या इसके अलावा और भी कुछ हम्म। मुझे आना आना चाहिए? नहीं, यहाँ पर जो जो मैं आपको काम करवा रहा हूँ मैं इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा फॉर ए रेफरेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना। यहाँ पर मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बता के जितनी आपके लिए रिक्वायर है जी उतनी जी। बता के मैं ले जाऊंगा आपको सीधा डेमो की तरफ। बाकी हाँ जो सर, मैं डिटेल्ड आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ना वो आपने उस लिंक से करनी है। ठीक है। जी जी जी। ताकि अच्छा सर, आपको उस सर्विस से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन का आइडिया हो जाए। असल में सर वहां मैंने पर ये वो सवाल डिस्कस करेगा। एक मिनट। मैंने सवाल वहां पे वो इसलिए किया डिस्कस। था मैंने इसलिए सवाल किया था कि जब मैं ये पढ़ रहा था ना खुद से, मैं तकरीबन 1 डेढ़ माह से स्टडी कर रहा हूँ ना, तो मैंने ठीक है। देखा वहां पे कहीं टेराफॉर्म की बात आती है, कहीं पे कुबरनेट्स की हम्म। बात आती है, कहीं पे लिनक्स या यूनिक्स की बात आती है। तो हम्म। क्या मुझे ये भी रेड हैट लिनक्स की बात आती है, तो मुझे सब ये भी सब समझना चाहिए पड़ेंगे इस कोर्स को करने के ये लिए? नहीं, इस कोर्स के लिए जरूरी नहीं है इन तमाम में से कोई भी चीज। डॉकर्स। लिनक्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जी जी, डॉकर मुझे का है। आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आपके पास ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में किस तरह से काम हो रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि मैं ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट से कंटेनर को लेके जाऊंगा जी एडब्ल्यूएस में और वहां पे जाके डिप्लॉय कर दूंगा। जी। बाकी जो टेराफॉर्म है वो आपको जॉब में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जॉब की हद सही। तक है वो जरूरी, बट इन योर एग्जाम वो कहीं पे भी आपसे टेराफॉर्म का क्वेश्चन नहीं करेगा। सही है। ठीक है। वो कहीं पे भी आपको ये नहीं कहेगा कि ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में आप डॉकर को कैसे यूज कर रहे थे या लिनक्स की क्या कमांड्स आप यूज कर रहे हैं। वो सही। ऐसा आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा था एग्जाम में। टोटली उसने अपनी सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। दैट्स इट। सही है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। ये और हैंड रेज हुआ है। जी, शुएब शुएब का हैंड रेज हुआ है। जी शुएब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। माइक तो आपका अनम्यूट हुआ है बट यू आर नॉट ऑडिबल। अपने ज़रा वॉल्यूम चेक करें या माइक चेक करें। आई थिंक सो उसका कोई इशू होगा। तो अ, तब तक हम ले लेते हैं क्वेश्चन आसिम बदर। आसिम बदर ने हैंड रेज किया हुआ। जी आसिम। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ आ रही सर? जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल आ रही है आपके पास। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मैं भी जैसे ये भाई बता रहे थे कि कुछ टाइम से हम्म। मैं भी इसको देख रहा था। हम्म। AWS एजुकेट के ऊपर जब ये अपना सारा कोर्स प्रिपेयर करवाते हैं, अच्छा हम्म। उसमें आपके जो आपने मेंशन किया कि सर्टिफिकेशन एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े डिफरेंटली पूछ रहे होते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे जो ही। थोड़ा बहुत उसके ऊपर जो सवाल देखे हैं वो भी सिनेरियो बेस्ड हैं, बट हम्म। दोज आर वेरी रेलिवेंट टू द कोर्स कंटेंट। और ये जो आप ये हम्म। सारा बता रहे थे वो हम्म। थोड़े से ट्रिकी हैं। बट मेरा सवाल ये है कि वो जो अगर आपने उसको गो थ्रू किया हो तो एंड में हम्म। वो कोई 100 सवाल का एक्सरसाइज एक देते हैं आपको, हम्म। और उसके पासिंग 70 स्कोर के बाद वो भी एक सर्टिफिकेट आपको इशू कर देते हैं जो कि ऐसे ही। AWS एजुकेट की तरफ से है। तो हम्म। अगर मेरा सवाल ये है कि अगर मैं उसको क्वालिफाई कर पा रहा हूँ तो हम्म। डू आई कंसिडर माई सेल्फ फॉर द एक्चुअल एग्जाम, और या फिर मुझे एक्चुअल एग्जाम के लिए अभी नहीं still और जाना चाहिए? नहीं, AWS एजुकेट पे उन्होंने बहुत बिगनर लेवल के कोर्सेज रखे हुए हैं। ठीक है। और ठीक है। वो कोई खास ट्रिकी वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आते आपके सामने। बड़े बेसिक से हैं वो। जो उन्होंने वहाँ पर कंटेंट आपको दिया हुआ है, चाहे वो वीडियोस हैं या वहाँ पर जो स्लाइड्स में उनके पास चीज़ें आ रही होती हैं, तो अगर आप वो देखेंगे तो आप इजीली जो उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं वो आप क्रैक कर जाते हैं। आप उसमें 100% भी मार्क्स ले सकते हैं अगर आप गौर से उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है ना। या आप थोड़ा बहुत फेमिलियर है सर्विसेज के साथ, आप उसको यूज़ कर रहे हैं इन योर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ठीक है। तो लेकिन जी। यहाँ पर काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। जब आप एसोसिएट का एग्जाम करने जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं आपके सामने।
ठीक वो है। उस तरह से नहीं होते जैसे वो वहां पे आपको दिखा रहा होता है। अच्छा सर, मतलब राइट टू द डायरेक्ट क्वेश्चन, बेसिकली मुझे ये टास्क असाइन हुआ है कि जी आप AWS के एसोसिएट लेवल को सर्टिफाई करें, बिकॉज हम FFC जो है वो अमेजोन की वेब सर्विसेज के ऊपर अपनी होस्टिंग के लिए जा रही है SAP से ओके रिलेटेड। ओके ठीक तो हो गया। मेरा बेसिकली उसको खुद से सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने का पर्पस भी यही था कि जी मेरा टास्क है कोई अगस्त सितंबर में मुझे आई हैव टू बी सर्टिफाइड। बट ठीक जब है। मैंने अपना अकाउंट मैप करके इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल इधर उधर करने की कोशिश की तो वो अच्छा खासा उसका एक्सपेंस मेरे क्रेडिट कार्ड पे हिट हो गया। कोई नहीं, वो मुझे उसका नो वरीज। आइडिया मैं आइडिया नहीं आप था। लोगों को ना साथ साथ गाइड करूंगा कि किस तरह से आपने वहां पर बचना है कि आपको चार्जेस वगैरह ना पड़े, या बहुत ठीक है। मिनिमल चार्जेस के साथ आपकी तमाम लैब्स हो जाए। अच्छा सर, बेसिकली मेरा मोटिव जो है वो इस जी। कोर्स को लेने का वो ये है कि मैं जो है वो रियल वर्ल्ड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हम अमेजोन वेब सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए बना सकते हैं, तो मेरा बेसिकली फोकस ये था कि हम प्रैक्टिकली मैं कितना सीख सकता हूँ इस कोर्स से। तो प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे उसके ऊपर इतना नॉलेज जो है वो नहीं चाहिए। मेरा मोटिव ये है कि कोई स्किल बन जाए बेसिकली, कि मैं जैसे फॉर इंस्टेंस माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ AWS को यूज करते हुए। इसी तरीके से कोई वेब एप्लीकेशन है उसको AWS की सर्विसेज को कैसे चूज करते हुए बना सकता हूँ। हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर कैसे बन सकता है। इसी तरीके से जो है फुल स्टैक की कोई एप्लीकेशन है उसको AWS के ऊपर होस्ट कैसे करना है, मतलब वो प्रैक्टिकली मैं सीख सकता हूँ कि नहीं सीख सकता हूँ इस कोर्स से। लैम्डा सर्विसेज हाँ को बिल्कुल, ये यूज करते जितने हुए भी आपने अभी सर्वरलेस। सर्विसेज। हाँ जी जी। एग्जैक्टली, ये जितने भी आपने सर्विसेज के नाम लिए ये हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली यूज केसेस इम्प्लीमेंट करके देखने। ठीक है ना, ये आपका जो कोर्स है 80 से 85% है ही प्रैक्टिकल। मेरी सही। कोशिश होती है मैं कम से कम थ्योरी बताऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दे दूं, जो तो स्पेशली प्रोडक्शन में बैठे हुए काम कर रहे हैं उनको वहाँ पर हेल्प हो जाए। सही, बस बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि फॉर इंस्टेंस अभी तो मैं इस डोमेन के अंदर हूँ नहीं, ठीक है, तो मगर मैं हम्म, चाहता हूँ कि अपना करियर जो है ट्रांसफॉर्म करूँ इसकी तरफ और AWS की तरफ आ जाऊँ, मगर फॉर दैट आई नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अ स्किल सेट ना। तो मैं चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह। मैं इस कोर्स से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम्म, मुझे वो नेसेसरी स्किल मिल जाए ताकि इफ आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन वो माई ओन इंशाल्लाह एंड विद इन द लैब, तो मेरे साथ ये हो जाए कि मैं अपने रेज्यूमे के ऊपर या अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ये चीज जो है वो शोकेस कर सकूं कि यार मैंने ये पर्टिकुलर 4 प्रोजेक्ट्स या 5 प्रोजेक्ट्स इन डिफरेंट डोमेन जैसे माइक्रो सर्विसेज को यूज करके, लैम्डा को यूज करके एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर बनाया। इसी तरीके से एक जो है वो फुल स्टैक एप्लीकेशन को डिफरेंट वेब सर्विसेज को यूज करके होस्ट करवाया। डिफरेंट तरीके के जो हमारे सिनेरियोज हो सकते हैं उनको यूज करके मैं अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकूं ताकि मैं कल को कहीं अपने इंटरव्यू के लिए या कहीं पर जो है जॉब के लिए अप्लाई करूं तो एटलीस्ट आई हैव द नेसेसरी स्किल्स जो कि मैं पोर्ट्रे कर सकूं। मेरा मोटिव इससे ये है। इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह 4-5 नहीं, आप ज़्यादा ही वहाँ पर शोकेस कर सकेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ जरूर सर, मैं कराएंगे। ये कह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल जो आप हमें लैब्स वगैरह करा रहे होंगे उन लैब्स के अंदर जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया कि कोई फुल स्टैक एप्लीकेशन है डिफरेंट जैसे मोंगो को यूज करके, साथ में जैसे मीन स्टैक या मर्न स्टैक को यूज करते हुए हम कोई वेब एप्लीकेशन या कोई फुल स्टैक एप्लीकेशन है उसको क्या आप हमें डिप्लॉय करना, AWS की सर्विस को यूटिलाइज करना, इसी तरह से CLI को यूज करना, ये चीजें सिखाएंगे। हाँ इस तरह से मैं आपको एक सिंपल एप्लीकेशन यहाँ पर डिप्लॉय करके दिखा दूंगा, जैसे वेब आईज की सर्विसेज को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। वो सेम काम होता है जैसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे, सेम ही हमने वहाँ पर क्लाउड में भी करना होता है, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से यहाँ पे आपका काम हो रहा है। ठीक है ना, बाकी जो उसके प्री रिक्विजिट्स हैं आप वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, आपकी मन की चल जाएगी, आपकी पाइथन एप्लीकेशन चल जाएगी, आपकी नोड जेएस एप्लीकेशन चल जाएगी। अप टू यू। डिफरेंट सर्विसेज के बारे में आप लोगों को गाइड कर दूंगा कौन कौन सी हैं, क्या यहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इंफ्रा एज अ सर्विस। इंफ्रा एज अ सर्विस क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है,
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यहाँ पे आपके पास क्या है, पैस में आप किस तरह से अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो, मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा, नो वरीज। सर थोड़ा सा जॉब मार्केट के रेफरेंस से AWS क्लाउड को अगर हम बात करें कि लाइक अजोर के साथ और AWS के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो कौन सा क्लाउड बेहतर है जॉब मार्केट के रेफरेंस से एसोसिएट लेवल या प्रोफेशनल लेवल तक जाने के लिए? और एक और चीज़ कि हाँ वो डिपेंड प्रोफेशनल करता लेवल है। की जब आपने सर्टिफिकेशन करनी होती है तो उस पे आपको उसके प्री रेक्स क्या है? इसका तो मुझे कोई प्री रेक नज़र नहीं आया कोई ऐसा। नहीं उसका जाहिर है, ये अगर आपको प्रॉपर एसोसिएट में काम नहीं आता, इसके जो प्रोफेशनल लेवल है बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है ना। तो चाहे इसका है या एज्योर का है, दोनों का प्रोफेशनल लेवल काफ़ी टफ है। वहाँ पर जिस तरह हम डिटेल्स में जाके नॉर्मली हम ज़्यादातर CLI बेस्ड काम कर रहे थे, जब हम यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन पर कमांड्स रन करना शुरू करते हैं, स्टूडेंट वैसे ही भाग जाता है, ठीक है। मार्केट में रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल लेवल की, चाहे एडस का है या एज्योर का है। आपको काफ़ी सारी जॉब्स हैं वो वेकेंट अभी तक स्टिल नज़र आती है। तो जब तक आपको एसोसिएट लेवल नहीं आएगा, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आप एक्सपर्ट हो जाएंगे प्रोफेशनल लेवल पे। सेकेंडली, जॉब के हवाले से जो आप बात करें वो रीजन वाइज वेरी कर रही होती है। आप कनाडा रीजन की बात करेंगे, आप अमेरिका रीजन की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अज्यूर नज़र आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त अज्यूर की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। आप इसके अलावा यूरोपियन रीजन की बात करेंगे, उसमें इंग्लैंड को छोड़ के इंग्लैंड में ज़्यादा अज्यूर की मार्केट है। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं यूरोप में, उन सब में आपको AWS नज़र आएगा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, चाहे आप जर्मनी की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें, तो वहाँ पर आपको AWS बहुत ज़्यादा नज़र आता है। वो माइक्रोसॉफ्ट को लाइक नहीं करते, वो अमेजोन को लाइक करते हैं। वो आप लोगों को आइडिया होगा कि वो लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं यूज़ करते, वहाँ पे मैक चलता है, आपका मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से वो माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी प्रोडक्ट लाइक नहीं करते। तो अगर आप इन कंट्रीज़ में जॉब देखना चाह रहे हैं, या वहाँ पर आप रिमोट जॉब्स करना चाह रहे हैं, तो AWS आपके लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्पफुल है, ठीक है। गल्फ में अगर आप बात करते हैं UAE की, तो वहाँ पर AWS की आपको बेतहाशा जॉब मिलेंगी। ओमान में आपको AWS की बेतहाशा जॉब मिलेंगी, ठीक है। बहरीन में आपको थोड़ा मिक्स मैच मिल जाता है। सऊदी अरेबिया की बात करेंगे तो वहाँ पर वो ना तो अज्यूर को इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना AWS को करते हैं। वहाँ पे फिर आपको हवावे क्लाउड मिलता है, आपको ओरेकल क्लाउड मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हर रीजन में डिफरेंट डिमांड है आपके सामने। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप यहाँ पे लोकली जॉब सर्च कर रहे हैं, या आप रिमोटली बाहर कोई जॉब करना चाह रहे हैं, या आपका इन फ्यूचर प्लान है कि आपने बाहर कहीं मूव होना, इमिग्रेशन करके आपने जाना है। तो डिपेंड कर सर रहा है। मेनली जो क्वेश्चन था वो रिमोट जॉब्स के रेफरेंस से था कि रिमोट जॉब्स हम्म, जो इसकी कोई है एसोसिएट लेवल पे मिल जाती है या नहीं मिलती? सर्विस क्योंकि बेस मैंने होती अभी है, तक जितनी भी जॉब्स सर्विस देखी हैं बेस वो जॉब ऑन होती है। प्रेमिसेस देखी हैं। नहीं, रिमोट में तहाशा जॉब में ख़त्म ही नहीं होती जॉब्स, जितनी आप सोचेंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेंगी जॉब्स, रिमोट जॉब्स। क्योंकि उन्हें, हमारे जो कंट्रीज़ है ना जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, पाकिस्तान है, बाकी जो हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज़ है, ये क्या है, ये लो पेमेंट कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर बहुत कम पेमेंट पे लोग काम करते हैं। आप $10 पर आवर पे रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए, जबकि गोरा इसी काम के माइट पॉसिबल $1000 ले रहा हो पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर रहते हुए अगर आप AWS की बात करते हैं, तो सर्विस वाइज यहाँ पर आपको जॉब मिल रही थी। आप जाके सर्च करें क्लाउड फॉर्मेशन को, आप जाके सर्च करें लेमडा को, आप जाके सर्च करें ECS को, EKS को। इस तरह से आप मल्टीपल ये सर्विसेज हैं, इनको जाके सर्च करें।
हंटिंग करें, आपको बेतहाशा काम मिलेगा। सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन का काम नहीं खत्म होता, लैम्डा का काम नहीं खत्म होता। अब ये भी सर्वरलेस इन्वायरमेंट है आपके पास, ये भी सर्वरलेस इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो आप देखेंगे वहां पे आपके पास बेतहाशा काम है, लोग काम लेके बैठे हैं, आप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है सर, इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद ट्राई करेंगे ये 2-3 सर्विसेज के ऊपर, अगर हाथ साफ हो गया तो डेफिनेटली कोई हाँ, ये सर्विस साथ साथ आप पकड़ने की कोशिश हंटिंग करें करेंगे। इस पे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप साथ साथ इसमें हंटिंग करें, सर्चिंग करें, आपको आइडिया हो, R&D करें इस पे कि क्या क्या मार्केट की इस रिक्वायरमेंट है, किस तरह से यहाँ पे चीज़ें आपकी चल रही है, ठीक है ना। क्लाउड फॉर्मेशन से मुराद सर ये है कि लाइक जो लोग अपना ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड नहीं जॉब्स होती हैं कि नहीं, ये क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस है AWS की, इंफ्रा एज अ कोड सर्विस है। जैसे अभी बात हो रही थी टेराफॉर्म की, ठीक है सर। टेराफॉर्म भी आपके पास इंफ्रा एज अ कोड सर्विस है, बट ये क्या है, HashiCorp की है प्रोडक्ट। क्लाउड फॉर्मेशन AWS की अपनी प्रोडक्ट है, जिसमें बर्जिंग कोड आप अपने रिसोर्सेज की डिप्लॉयमेंट कर रहे थे। ये भी हमने स्टडी करनी है, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आई, बट मैं इसमें आपको सिखाऊंगा किस तरह से आपने काम करना होता है क्लाउड फॉर्मेशन में, ठीक है ना। यहाँ तो हम ग्राफिकल तो बना रहे होते हैं, इस जी तरह से अज्यूर में आपने देखा होगा कि अज्यूर में आपके पास आर्म टेम्पलेट्स हैं, अज्यूर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स और बाइसेप टेम्पलेट्स, ठीक है। इसी तरह से AWS की ये अपनी सर्विस है क्लाउड फॉर्मेशन की। तो इंफ्रा एज अ कोड की ओवरऑल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इंफ्रा एज अ कोड अगर आप CSP बेस बात करेंगे तो ये CSP की अपनी सर्विस है। AWS आपके पास एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जिसको हम CSP बोलते हैं, या अज्यूर आपके पास एक CSP है, उसमें उनकी अपनी सर्विसेज है, बट इनके ऊपर इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, टेराफॉर्म को, ठीक है ना। अब इसकी मेरे पास बेतहाशा की भी आती है, जिसमें कस्टमाइज वो अपनी चीज़ें लेकर आते हैं लोग कि हमें इसमें गाइड करें किस तरह से हमने रिसोर्सेज क्रिएट करने, हमने एज्यूर पे कैसे रिसोर्सेज क्रिएट करने यूजिंग टेराफॉर्म, हमने AWS पे कैसे रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, हमारी जॉब की ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो उस सर। हिसाब से मैं फिर उनको पढ़ा रहा होता हूँ, उनकी जो कस्टमाइज ट्रेनिंग्स हैं वो डिज़ाइन करके उनको मैं पढ़ा रहा होता हूँ, चीज़ें उनको गाइड कर रहा हूँ, समझे। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं मार्केट ठीक की है बेतहाशा आपके सामने। तो इसके थ्रू आप बड़े रैपिडली वहाँ पे प्रोविजन कर लेते हैं अपने रिसोर्सेज, जबकि ग्राफिकल आप बनाएंगे आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा बनाने में। हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम EKS की सर्विस को हम डिप्लॉय करने जाएंगे तो मैं वहाँ पे एक सिंगल कमांड रन करूँगा, तो कंप्लीट आपका इन्वायरमेंट बैकएंड पर रेडी करके वो आपको दे देगा। जबकि ग्राफिकल में आपको दिखाऊंगा वो कम और बेश 30 से 35 मिनट्स का आपका काम होगा। ग्राफिकल उसको आपने जो सारी सर्विसेज को जाके सेट करना है, ऐड करना है, तो वो आप यूजिंग सिंगल कमांड CLI से कर रहे थे। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स को कि जिसने CLI से प्यार कर लिया वो समझे वो IT में एक्सपर्ट हो गया। बहुत ज़्यादा इजी होता है, नो डाउट कि हमारे सामने ब्लैक स्क्रीन होती है और हमें आदत नहीं होती ब्लैक स्क्रीन की, हमें क्लिक्स पसंद होते हैं कि हमने बस क्लिक करना है, यस 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 ओके, और हमारी इंस्टॉलेशन हो जाए सारी। बट ये बिगनर लेवल पे तो एक अच्छी चीज़ है, बट आप जब एक्सपर्ट लेवल पे जाते हैं आपको CLI में काम आना चाहिए, ठीक है ना। आपको बेसिक कोडिंग काम आना चाहिए, आप कमांड्स रन कर सकते हो, आपको आइडिया हो आपने किस तरह से यहाँ पर बेसिक कमांड यहाँ पर अपने रिसोर्सेज प्रोविजन करने हैं, ठीक है। जी उमर, आपने हैंड रेस किया, क्वेश्चन है कोई आपका? सर अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन जी सर ये है वालेकुम कि सर ये AWS का जो आप कोर्स पढ़ा रहे हैं सोल्यूशन आर्किटेक्ट का, इसमें मैंने ये अस्सलाम। पूछना है आपसे कि कौन सी ये मेन चीजें हैं आप कर लें तो आपको जॉब मिल जाए मतलब मार्केट में, क्योंकि मैं जर्मनी में हूँ और यहाँ अच्छा पे भी AWS की काफ़ी डिमांड है
और अगर हाँ, आप ये यूएस में एग्जैक्टली। देखें उसका भी काफी स्कोप है। तो क्योंकि मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, क्योंकि राउटिंग स्विचिंग फायरवॉल पे ज्यादा काम की है, तो मेरा फोकस ज्यादा जो है वीपीसी की तरफ है। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि सारा जो नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट आता है वो वीपीसी में आता है, आईएम में आता है, क्योंकि इसमें यूजर अकाउंट बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। और इसमें क्लाउड फॉर्मेशन है, आपने जो इसमें जिक्र किया है, ये भी है लैम्डा ऑटोमेशन के लिए। तो ये चीजें जो हैं वो कौन सी की पॉइंट्स बताएं कि जिसमें एक बंदा जो है वो एक अपना अच्छा फ्यूचर बना सके, क्योंकि सर आजकल जो देखा जाता है। जी जी। ये इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज आपकी कवर होंगी। आर्किटेक्ट एसोसिएट में आर्किटेक्ट एसोसिएट आप कर लेते हैं, यहाँ पे आप बैठे हैं, आपको वहाँ पे इसकी सर्टिफिकेशन भी रिक्वायर है। और वहाँ पर इजीली जर्मनी में आपको जो AWS के डाटा सेंटर है उसमें जॉब मिल जाती है। ठीक है, उनके अपने डाटा सेंटर में आपको जॉब्स मिल जाती हैं इजीली। तो आप इसको फोकस रखें, इसमें मैक्सिमम कोशिश करें प्रैक्टिस करने की। जितनी भी सर्विसेज हम इसमें देखेंगे, EC2 है, ठीक है, IAM है, S3 है, इसमें RDS की सर्विस है, इसमें Route 53 है, ठीक है, एंड ब्ला 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 ब्ला। ये सारी की सारी हमने प्रैक्टिकली इसमें सर्विसेज में अपनी इम्प्लीमेंटेशन करके देखनी है। ठीक है ना। यहाँ पे हमारी जो इम्पोर्टेंट है VPC सर्विस, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से आपने हर सर्विस को यूज़ करना होता है, किस सर्विस की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पर आप कब कौन कैसे यूज़ करेंगे उनको। प्रैक्टिकली हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन करके देख रहे होंगे। तो कोशिश करें, अगर इसको आप थारोली कर लेते हैं, इसकी सर्टिफिकेशन करें, आपको इजीली वहाँ पर जर्मनी में बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज है, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। कि और किसने एड्रेस किया? जी जी जी, अकरम, क्वेश्चन है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सर, अस्सलाम। छोटा सा क्वेश्चन है। अ, हम्म, मैं असल में अपने जॉब स्पेसिफिकेशन के लिहाज से कर रहा हूँ। मेरा जो है ना माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज पे एक्सपीरियंस है, अराउंड 15 to ऑल 16 या राइट। मोर देन 16 years। हाँ जी। तो मैं आपसे जिस वो करना चाह रहा था मशवरा के, मेरे लिए कौन सी सर्टिफिकेशन ज़्यादा बेहतर होगी, AWS सोल्यूशन वाली या अज्योर पे? तो इस पे अगर थोड़ा सा गाइड कर दें कि इनका थोड़ा सा कंपैरिजन वगैरह बता दें तो थैंक यू। ये डिपेंड करता है। अगर तो आप उसी में रहना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, तो अज्यूर आपके लिए बेटर है। अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं किसी दूसरे CSP पर, तो AWS कर लें। ठीक है, ये दोनों मार्केट लीडर है। टॉप पे आपके पास AWS है, सेकंड नंबर पे आ जाता है अज्यूर। तो डिपेंड करता है आप पे, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है ज़्यादा। माइक्रोसॉफ्ट अब की तरफ ही है अगर तो थोड़ा सा आप फ्यूचर अज्यूर के में लिए चले जाएं। जी थैंक यू। मुझे सिर्फ एक और चीज़ अगर बता दें कि अगर हम फर्दर डेटा एनालिटिक्स और AI और उस तरफ काम करना चाहे, तो उसमें इन दोनों में से कौन सा कंपेटिटर बेटर है? दोनों की ही मार्केट डिमांड है। उसमें AWS की भी है, अज्यूर की भी है। वो आप सर्च करें उसके हिसाब से कि कहाँ पर ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही है। ठीक है। ठीक है ना, दोनों की बराबर डिमांड है मार्केट में। आप ठीक है। AI की तरफ जाना चाह रहे हैं या डाटा एनालिटिक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं?